यहाँ एक के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के डीएलएड में आपको 25 में 25 लाना है ना, मैथ में अगर 25 नंबर हासिल करना है, और हाँ अगर आपको सरकारी कॉलेज भी हासिल करना है तो मैथ आपका मेन पिलर होता है। यहाँ पे मैथमेटिक्स 25 नंबर का है, अगर ये आपका क्लियर हो जाता है, और मैं गारंटी देके कह रहा हूँ बाबू कि आपका 25 में 25 आएगा। अगर खूब कमजोर लड़का होगा ना तो 25 में उसका 23 नंबर एनी हाउ आ जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा पूरा का पूरा हम जो भी वीडियो डाले हैं वो एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करके डाले हैं, और आपका कमेंट भर भर के भी आ रहा था कि सर हमको पूरा समझ में आ रहा है। और आज कल यानी 2 दिन 3 दिन जो ये एग्जाम बीता है, ठीक है, इसमें सभी लड़कों का भर भर के कमेंट था कि सर आप जो भी मैथमेटिक्स पढ़ाएं, आप जो भी सब्जेक्ट पूरा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की टीम पढ़े, सर डायरेक्ट लड़ गया, यानी कि 100 प्लस कट ऑफ जाने की मेरी पूरी की पूरी संभावना है। तो इस सब देख करके दिल को सुकून मिला, दिल को करार तो आएगा ही। यहाँ देखिए बिना देर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है कि आर त्रिज्या के साथ एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अरे कुछ नहीं, त्रिज्या को आर कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ दिया है, सुनिए ध्यान से। वो तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, वो बात की बातें हैं, लेकिन इससे थोड़ा जुड़ा हुआ और सब बातें समझ जा। क्षेत्रफल कहते किसको है पहले ये समझते हैं, ठीक है। एरिया जिसको कहते हैं, एक चीज ध्यान है, किसी भी फिगर का, चाहे वो फिगर कोई भी हो, चाहे वो फिगर कोई भी हो, ये हो या फिर ये हो, वर्ग हो या फिर सर्कल हो, किसी भी फिगर का सिर्फ 2 चीजों का गुणा करते हैं। लंबाई चौड़ाई है तो 2 का गुणा। क्षेत्रफल में हमेशा 2 मान का गुणा करते हैं। कितने मानों का गुणा आप कभी भी देख लीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लीजिए, कोई भी। चलिए गोला की बात करेंगे तो गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मात्र इसमें 2 का गुणा हुआ है। आर का बार हो गया 2 बार, ये तो पाई हमेशा रहता ही है, यानी किसी का भी वैल्यू का मात्र 2 बार ही गुणा होता है क्षेत्रफल में। यहाँ देखिए जब भी आप वृत्त का देखते, और हाँ क्षेत्रफल में हमेशा गुणा होता है, ये भी बात याद रखिएगा। गुणा होता है लेकिन कितना मान का, 2 मान का। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आप जानते हैं कि इसमें यहाँ बीच से और ये बाउंड्री तक जहाँ पे दूरी होता है इसे हम त्रिज्या यानी आर कहते हैं, तो ये भी एक आर हो जाएगा। आप बताइए इसको अगर निकालना हो वृत्त का क्षेत्रफल, तो जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो जहाँ गोल चीज देखिएगा वहाँ पाई होता है। किसी में भी गोला के बात अगर गोल चीज का तो पाई होता है, और क्षेत्रफल निकालना है ना तो बस गुणा कर दीजिए आर और आर को, तो क्या हो जाएगा पाई आर और आर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं। अगर यही वृत्त अगर किसी भी इसका निकालना है ना तो इसका निकालना है तो यहाँ देखिए, इसको लंबाई इसको चौड़ाई कहते हैं, बस इसको भी तो लंबाई ये कहेंगे, इसको भी चौड़ाई ये कहेंगे, लेकिन क्षेत्रफल में सिर्फ कितना का गुणा, 2 का, तो 2 का गुणा कर दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको देखिए इस सब का नाम क्या है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होता है। पता है क्यों नहीं होता है, समझिएगा। सब लाइन बराबर होता है, अगर इसका लंबाई नाम रखेंगे तो कहिएगा सर जब ये और ये बराबर होते एकरो नाम लंबाई हो जाएगा, एकरो नाम लंबाई, एकरो नाम लंबाई, तो जानते हो क्या होगा, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ खिसी आ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, कहेगा इसका नाम काहे रहेगा, मेरा नाम काहे नहीं रहेगा, मेरा नाम काहे नहीं रहेगा, ब्रेथ। तो ना लंबाई का बात रहेगा ना चौड़ाई का, ये दोनों में कोनो का बात ना रहेगा, क्योंकि दोनों झगड़ रहा था, इसीलिए इसका नाम साइड यानी कि भुजा हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा। तो भुजा, ये भी भुजा हो गया, ये भी भुजा हो गया, यानी साइड, ये भी भुजा। तो क्षेत्रफल में सिर्फ 2 का गुणा, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड गुणे साइड। अगर आप मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो एक ही जैसा 2 चीज़ गुणा होता है तो हम लोग लिखते हैं साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए आयत का क्षेत्रफल 2 का गुणा हुआ है, इसमें भी जो चीज़ है उसका 2 का गुणा होता है। तो क्षेत्रफल में हमेशा 2 चीज़ों का गुणा होता है, ये चीज़ें आप याद रखें, जो भी उसमें चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे वृत्त में क्या आता है, सिर्फ त्रिज्या ना आता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये किसका है ये आप पूछिएगा, तो 1 वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 वृत्त का क्षेत्रफल है। अच्छा है, सुनो, बॉल देखे हो, बॉल ध्यान से समझिएगा, बॉल देखे हो, गोला, फुटबॉल देखे हो, एक चूड़ी देखे हो, तो चूड़ी में क्या होता है ध्यान से समझिए। अब चूड़ी जो होता है सिर्फ एक तरफ से गोल दिखता है, अगर हम चूड़ी को ऐसे घुमा दे तो गोल नहीं दिखेगा, यानी कि एक तरफ से गोल को हम लोग कहते हैं कि वो वृत्त है। क्या है वो, वृत्त है, जिसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन तुम बॉल को देखना, जो फुटबॉल होता है चारों दिशा से गोल होता है, तो एक तरफ गोल दिखे तो पाई आर स्क्वायर, जबकि बॉल में क्या होता है, फुटबॉल में इधर से भी गोल दिखेगा, इधर से भी, पीछे से भी, आगे से भी, तो चारों तरफ से गोल दिखेगा। तो गोला का अगर क्षेत्रफल पूछ दे, वृत्त का नहीं गोला का, तो चारों तरफ से दिखे तो 4 पाई आर स्क्वायर, को पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आएगा नहीं। और गलती से अगर बॉलवा फट गया तो फट गया तो ऐसे हो जाता है ना, ऐसे फट जाता है, ठीक। तो 4 पाई आर स्क्वायर पूरा बॉल का था, आधा बॉल हो गया तो उसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए तो 2 पाई आर स्क्वायर किसका है, अर्ध गोला का है।
ठीक है, ये किसका है, पूरा गोला का है, चारों तरफ से गोल था, ये वृत्त का है और ये आधा वृत्त का। तो आपसे पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप ये मार दीजिएगा। एनीवे इसको उतना टेंशन लेकर चलने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है? तो आप बताइए थोड़ा देर के लिए कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्या हम लिख दे रहे हैं। विषम किसे कहते हैं? एक ये विषम है, ये विषम है, मतलब एक अंक छोड़ करके क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। देखिए तो 0 से लेकर के 50 तक टोटल 50 गो संख्या हुआ, कितना, 50 गो। एक गो ले रहे हैं विषम, फिर आता है सम, फिर आता है विषम सम, तो 50 गो में 25 गो सम आता है और 25 गो विषम आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। तो ये आपको समझ में आया होगा। 1 2 3 1 0 2 4 0 5 x कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ों, जो ये आंकड़ा दिया गया इधर हम साइड में लिख दिए हैं, ठीक है, ये आंकड़े, इसका माध्य, जब माध्य किसे कहते हैं, सब को जोड़ के और जितना जोड़े हैं उतना ही से भाग दे देंगे, तो जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आया है, 2.6। यानी कि सब को जोड़िए, 1 माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सब को जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 1 + 0 + 2 + 4 + 0 + 5 + x, सब को जोड़िए और जितना को जोड़े उतना से भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से भाग, 10 से भाग, समझ में? तो जब इतना को इतना से जोड़िएगा तो माध्य कितना निकल गया, तो माध्य बराबर आ गया है आपका 2.6। ये गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 26 में 10 से तो हो जाएगा 260, और 260 एक अंक के बाद पॉइंट है तो बैठा दीजिएगा, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। ये गिनिए, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 6 और 1 7 7 और 2 9 9 और 4 13 13 और 5 18 18 और x हुआ, यानी 18 और प्लस में x, ठीक, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 26 - 18 बराबर x, तो ये 26 में से 18 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8, x का मान आपका 8 आएगा, यानी ऑप्शन में आपको x का मान 8 ये वाला हो जाएगा। तो ये भी आप समझे होंगे, क्वेश्चन इधर साइड में लिखे थे, छूट गया था। चलिए, माध्यमाधिक का बहुलक तो आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, ट्रिक भी बता चुके हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, कई गो तरीका से। कल वाला अगर ट्रिक आप लोग देखे होंगे ना तो पूरा मतलब कि आपको उतना आसान प्रतिशत का ट्रिक कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी साड़ी का मूल्य, जब भी देखना मार्केट में जब कोई पुरुष अब साड़ी घर के लिए जाता है लेने के लिए तो होता क्या, दुकानदार अच्छा रेट लगाता है, और जब कोई अगर महिला जाती है तो समझे कि महिला इतना मोल भाव करेगी, पहले ही वो बढ़ा देता है। जैसे मान लो कि 500 रुपये का साड़ी होगा, तो पुरुष अगर कोई जाएगा खरीदने के लिए तो उसे कहेंगे नहीं 500 में आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे कोई महिला जाएगी ना तो साड़िया का दाम वहाँ कर देगा 800 रुपया, ठीक, कहेगा 800 रुपया दाम है साड़ी का। और जब खूब मोल भाव करेगी तो जानते हो क्या दिमाग लगाता है, वो कहता क्या है कि ठीक है चलिए भाई आप अपने आदमी हैं तो आपको हम 200 रुपया छोड़ दे रहे हैं, आपको कितना में दे दे, 600। आके घर पे पूरा हल्ला करेगी, ठीक है, कि हमने 200 रुपये छोड़ा दिया, ये बकलोल बनाया है, वो 500 का था, 100 रुपया ठग दिया है तुमको, ठीक है, ये गलती ऐसा कर दिया। यहाँ देखिए, तो वैसे ही यहाँ देखिए आप, वैसे यहाँ देखिए तो एक दुकानदार अपनी साड़ी के मूल्य पर जितना उस साड़ी होलसेल में लाया है, ठीक है, अरे साड़ी बेचने वाले भी तो कहीं से साड़ी लाता ही होगा ना, तो साड़ी लाया है, वो साड़ी ला करके उस पर 20% बढ़ा के बेच रहा है। किस पर? 20%। तो आपको नहीं पता है 20% बढ़ाया, बढ़ने का मतलब प्लस होता है, 20% बढ़ाया, ठीक। और जब वो बोला, जैसे मान लो कि 500 का है चाहे 100 रुपया का है तो 120 रुपया में बेच रहा है, कितना में 20% बढ़ा दिया तो 120 में, इतना समझ में। लेकिन बार बार जब मोल भाव लोग करते हैं तो वो 10% घटा देता है, कितना, माइनस कर दिया 10%। तो आपको तो ट्रिक बताए थे ना, बढ़ने और घटने वाला का आसान ट्रिक, पहले बढ़ेगा तो प्लस लिखिएगा, घटेगा तो माइनस। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसको फिर एक बार 2 बार समझ में, ये प्लस माइनस के लिए ये बढ़ा है फिर घटा है, ये दोनों माइनस होता है। अब यहाँ पे गुणा में लिख दीजिएगा एक बार, कैसे, गुणा में, अब बटा में 100, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ 20 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, और माइनस 2 बचा ना, 10 में से 2 जाएगा 8, फिर भी वो 8% का फ़ायदा में है। तो आप कहिएगा कि सर
8% तो आ गया, लेकिन आपको कैसे पता कि ये फायदा है कि नुकसान हुआ? ठीक, तो मैं बता रहा हूँ ये प्लस में आया है, अगर नुकसान हुआ होता ना तो ये माइनस में आता, तो ये प्लस में आया, कुछ नहीं सिंबल है तो प्लस ही पाए, इसीलिए 8% का फायदा हुआ है और लाभ पूछा भी है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? तो आप एक क्वेश्चन को कमेंट कीजिए कि अगर मेरे पास एक, मान लीजिए कि क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है यार अभी, ठीक है, मान लीजिए कि एक मेरे पास फ़ोन है, क्या है मेरे पास? फ़ोन है, और वो फ़ोन का दाम कुछ भी हो, जब हम फ़ोन को खरीदे हैं तो पहले उस पर 10% बढ़ाए हैं। कितना परसेंट? 10% बढ़ा दिए हैं, ठीक। फिर उसके बाद से हम 10% घटा दिए। तो बताइए कि हमको कितना का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? एक बार बढ़ाएं, एक बार घटाएं, तो इस रूल से आप हमको कमेंट में बताइए बाबू कि फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। फ़ायदा हुआ तो कितना फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ तो कितना फ़ायदा। अगर आंसर माइनस में आएगा तो नुकसान दर्शाएगा और प्लस में आएगा तो फ़ायदा दर्शाएगा। चलिए, समीकरण युग्म माने होता है जोड़ा, तो दो गो जोड़ा नहीं दिया जी, दो गो समीकरण दिया तो जोड़ा में दिया है, ठीक। कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि दोनों का अद्वितीय हल है, आपको अद्वितीय हल दिया गया तो पी का मान निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अद्वितीय हल कैसे करते हैं, सुनिए ध्यान से। दो गो क्वेश्चन है, तो देखिए अगर 2x + 4y = 8, उसके बाद से 4x + 8y = 16, अगर एक क्वेश्चन ये है, ठीक, समझिएगा ध्यान से। तो ई क्वेश्चन में क्वालिटी अलग है। अगर मैं ये ऐसे लिखूं, देखिए 2x + 3y = 5, 3x + 4y = 6, ऐसे है। तीसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक, 2x + 3y, 2x अलग देते हैं, x + 2y = 2, ठीक, और यहाँ लिखते हैं हम लोग 2x + 4y = 4, नहीं यहाँ पे लिख देते हैं 5। ये तीनों क्वेश्चन में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो ये क्या अंतर है? देखो, कभी भी अद्वितीय हल हो, 3 को नाम देता है, इसीलिए 3 क्वेश्चन लिखते हैं। देता है कौन कौन? अद्वितीय हल, इसको एक हल कहते हैं। अनंत हल देता है, और एक देता है आपका कि भाई कोई हल नहीं। अब वो होता क्या है आपको समझा रहे हैं। जब भी 2 क्वेश्चन दे तो इस पहले नंबर को बट्टा में करते हैं, 2/4, 4/8, 8/16, इसको कटाएंगे तो 2 2 2, सब दो आया ना, यानी कि सब आया बराबर, सब आया बराबर। तो जब भी इस क्वेश्चन में जब इस तरह दे देते, इस तरह चेक कर लीजिएगा सबका नंबर, अगर बराबर आया तो उसका अनंत हल होता है, अनंत हल होता है। और उसका फिगर एक लाइन ऐसे होगा, इसी पर एक लाइन और चढ़ा रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन बनाने से एगो लाइन मिलता है, एगो लाइन। और दूसरा क्वेश्चन बने, जैसे मान लीजिए ग्राफ आप खींचिएगा, तो इस क्वेश्चन को बनेगा तो कहीं एगो लाइन खींचा जाएगा इससे, और इसको बनाएगा तो कहीं लाइन खींचा जाएगा। तो जब भी वो सब कट जाएगा तो एक पर एक लाइन वहाँ खिंचाएगा, ठीक। अब देखिए, तो एक ही पर एक जब लाइन चढ़ा तो इसे कहते हैं संगत। क्या कहते हैं? संगत। तो जो लाइनें, जो क्वेश्चन में अनंत हल बोलेगा या अनगिनत, वो संगत भी होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, इसका पहला वाला लिखिए, 2/3, 3/4, 5/6। आप बताइए इसका पहला वाला ही बराबर नहीं है, ये कहाँ बराबर दोनों है? तो जब बराबर नहीं है तो यहाँ टिक देखिएगा, लग रहा है ना कि लाइनवा काटा है, तो इसका प्रतिच्छेदी लाइन होगा। कितना लाइन होगा? प्रतिच्छेदी लाइन होगा, याद रखिएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या एक हल। अब क्या सर, मान लीजिए कि एक के ऊपर एक लाइन रहा तो इसे अनंत हल बोल दिया, अनंत हल, ठीक, माने बहुत सारा हल हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन जब एक बार ये काटा है तो आप एक हल बोल रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं ना कह रहे हैं कि जितना जगह काटता है उतना हल होता है। वही तो कहना चाह रहे हैं कि जब लाइनें जितना, जैसे ही देखिए कि पहला वाला बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है का सिंबल ऐसे होता है। तो लग रहा है ना कि प्रतिच्छेद किया है, लाइनवा को काट दिया है, तो ये लाइन को काटेगा तो एक जगह काटता है तो एक हल। आप बताइए, एक के ऊपर एक लाइन है, कितना जगह सटा है? ठीक है, वो तो करोड़ों जगह सटा हुआ, सब तो चिपका हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए तो करोड़ों हल होगा, अनंत हल होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि ये क्या है, आपस में बराबर ही अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल माने पहला वाला का बट्टा कीजिएगा, इसका दूसरा वाले का बट्टा, लेकिन बीच में बराबर नहीं होना चाहिए। यही चीज़ आपको बताना था। तो यहाँ देखिए, इसका पहला वाला 6 अब बट्टा, इसका पहला वाला p, ठीक, और इसका पहला वाला -2, और इसका पहला वाला, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस में 1। ये बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ कह रहा है अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल में बराबर नहीं होता है।
अब कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी आप गुणा कर लीजिए, माइनस से माइनस 6 एकम 6, ये हो जाएगा बराबर नहीं है 2p, 2 तिहाई 6, 3 बराबर नहीं है p का, यानी p वाला इतना आ जाएगा। तो p का मान निकालने को बोल रहा है, तो ऐसे था, तो कहीं पे देखो तो इस टाइप का दिया है, तो ये यहाँ पे दिया है कि नहीं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ी ही आसान है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। आपको ना ट्रिक याद है, एक ट्रिक बताए थे बहुत ही शानदार, पूरे YouTube पर मतलब कहीं भी खोज लीजिएगा वैसा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। हम आपको 5 मिनट में पूरा का पूरा त्रिकोणमिति यानी ट्रायगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद कराए थे। आप जा करके प्ले खोल करके वो फॉर्मूला वाला वीडियो जा करके देख लीजिए, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला 5 मिनट में आपको याद हो जाएगा, मात्र 5 मिनट में। वैसे ही ये भी क्वेश्चन सेम है, 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक, तो ये तो पहले आपको बताए थे कि आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो याद कीजिए स्क्वायर ग्रुप, स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर वाला है। अगर यहाँ पे स्क्वायर ग्रुप में 10 है और 1 है तो भाई क्या कमी खटक रहा है, ये 3 भाई था। कब भाई 3 भाई, 2 भाई दे दिया है, तीसरा भाई कहाँ है, तो कहेगा सर इसमें तीसरा भाई जो छूटेगा वही ना लिख देना है। हाँ 10 है, एक नाम हो गया, 2, इसके साथ एक और नाम था, तो इसके साथ एक और नाम था सेक। स्क्वायर ग्रुप है तो स्क्वायर ग्रुप लिख दीजिएगा, बट्टा ये भी कॉट है या 1 है, इसके साथ एक और था, उसका नाम था यहाँ पे कॉसेक। क्या नाम था, कॉसेक था। समझ में आया, ये वाला होता है फॉर्मूला, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर होता है। अब या तो पता है आपको गुणा वाला ग्रुप, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा स्क्वायर है, तो cos थीटा हो गया, सेक थीटा बराबर 1/cosec थीटा, और ये हो जाएगा 1/sin थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर। आपको जब भी 4 गो बट्टा में दिखे तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाता है, बीच वाला नीचे आ जाता है, तो साइन चला गया ऊपर और कॉस आ गया नीचे, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। साइन बटा कॉस 10 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आपको बता दे रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, अब हम किए क्या थे कि देखो यहाँ 3 गो दोस्त है कि नहीं, तो इसमें कौन कौन दोस्त था, 10 था और 1 था। 10 और 1 किसकी कमी थी, सेक की, तो इसीलिए इसके बदले जो कमी था वो लिख दिए हैं। यही तो फॉर्मूला कहता है ना, ये माइनस में उधर चला गया तो प्लस में 1 + tan स्क्वायर थीटा, इधर बचा सेक स्क्वायर थीटा, तो यही ना दिया था यहाँ पे। ठीक, तो इसके बदले में हम ये लिख दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे कहेगा सर ये आपको याद कैसे है, तो हम याद ऐसे किए कि मामला को सेट कर दो। मैं ये ट्रिक याद किया हूँ कि मामला, ये स्क्वायर ग्रुप है, स्क्वायर तो सब जगह रहेगा, यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन एक का स्क्वायर एक ही रहता है। ठीक है, मामला को सेट कर दो, याद कर लोगे ना तो सब फॉर्मूला याद हो जाएगा। कहेगा ये कैसे सर, तो सेट तो समझिएगा, से हो जाएगा सेक थीटा, माइनस पर इस तरह टी पर माइनस की तरह है तो माइनस, और टी से हो जाएगा tan थीटा। आप तो पढ़ रहे हैं स्क्वायर वाला ना, तो ये होता है स्क्वायर ग्रुप, क्या स्क्वायर, तो ये होता है 1। अब दूसरा ट्रिक क्या था, दूसरा फॉर्मूला के लिए तो बताए थे आपको, और किसी नाम में सेक आता है, पूरा साइन थीटा कॉस थीटा देखिए तो 6 गो नाम है ना, सेक तकेगा, हाँ सर आता है एगो कॉसेक में, क्या आता है कॉसेक में, और किसी में टी आता है, हाँ सर कॉट में आता है, क्या आता है कॉट में, तो ये भी मिला के 1 होता है। तो यही तो दोनों फॉर्मूला है। देखिए तो कॉट और 1 था, कॉट और 1 किसकी कमी थी, कॉसेक की कमी थी, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। तो tan कहाँ है, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए त्रिज्या तो जानते हैं कि वृत्त को बीच से अब बाउंड्री तक जो लाइन जाता है मेढ़ी तक, ये उसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो हम बोले कि वृत्त में सबसे बड़ी लाइन व्यास होता है। व्यास क्या करता है, वृत्त को आधा आधा काट देता है, इसे जीवा भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इसमें कौ गो त्रिज्या होता है, तो 2 गो त्रिज्या होता है। कितना त्रिज्या, एक व्यास में 2 त्रिज्या, 5.5 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। इतना समझ में है। वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखा, आप समझे, वृत्त के 2 गो समांतर स्पर्श रेखा है, यानी समांतर का मैंने आमने सामने वाला, समांतर का मतलब होता है ऐसे, ट्रेन के पटरी की तरह। ट्रेन के पटरी में क्या होता है कि एकदम बीच की दूरी एकदम समान होती है। ट्रेन का पटरी ऐसे देखे हो, ऐसे, तो ऐसे थोड़े चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। समांतर का मतलब एकदम सामने हो और बीच की दूरी एकदम बराबर हो। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं हो। तो कह रहा है कि त्रिज्या है, और त्रिज्या कह रहा है कि ये 2 समांतर रेखा आमने सामने है। तो कह रहा है यहाँ आगे कि समांतर रेखा के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताएं, ये यहाँ पे कितना दूर पर है। तो कहेगा सर त्रिज्या मान लीजिए 5.5 हो गया, यो तो त्रिज्या ना,
तो ये हो 5.5, तो 5.5 ये और 5.5 ये, टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 और ये 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। जोड़ने अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे जोड़ लीजिए, पॉइंट के सामने पॉइंट दिया जाता है, 5 5 10 की जीरो हाथ में 1, 5 5 10 की 11, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक, तो ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन, एट लास्ट क्वेश्चन मतलब कि 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि पहले तो k का मान निकालना है। शून्य का मतलब होता है x का मान, शून्य का मतलब क्या होता है x का मान, और k का मान निकालना है। ले जाके भर दीजिए यहाँ k - 1 और ये हो जाएगा x² + kx + 1। x का मान देखिए, शून्य को x का मान कहते हैं, x के मान -3 भर दीजिए, k - 1 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 + 1 बराबर में 0 डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक, k - 1 ऐसे लिख दिए, 3 का स्क्वायर 3 तरीका कितना हो जाता है 9 हो जाता है। अब प्लस ये 3 में k से गुणा कीजिएगा तो 3k, लेकिन माइनस में 3k होगा, प्लस में 1 बराबर में 0। ये गुणा कीजिएगा तो 9k - 9 - 3k + 1 बराबर 0। 9k में से 3k जाएगा तो कितना हो जाएगा 6k बचेगा। ठीक, और ये 9 में से आपका क्या जाएगा 1 जाएगा तो बचेगा आपका 8 बराबर में 0। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 6k बराबर 8, k बराबर 8/6 हटाइएगा तो ये 3 बार में, ये 4 बार में, k का मान 4/3 आया है। कितना है k का मान 4/3। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला 8 का C हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। क्वेश्चन सब यहाँ हम अलग अलग बता रहे हैं, पता है क्यों? सारा पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का हम कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको करा चुके हैं, लेकिन अब जो छूट गया है, जो 1-2 टॉपिक में छूटा है, अब उस टॉपिक का खाली हम नाम लिख दिए हैं और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए और उस पर पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन ये ऐसे दे दिया, कह रहा है कि कॉस थीटा समझ लीजिएगा 3/4 हो। आपको तो पहले ही वीडियो में त्रिकोणमिति में ये क्वेश्चन बताएं और ये पूछ भी दिया है क्वेश्चन, कॉस थीटा अगर 3/4, देखिए पूछ दिया है तो कह क्या रहा है कि 9 × 10² थीटा + 9। आप हमको एक बात बताइए, क्या ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाए हैं? बताइए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, हम लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन बताए ना बाबू वो डायरेक्ट आ रहा है। अब आप सही बात है, आपका कमेंट भी सही आ रहा है कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ रहा है, मतलब क्या बताएं, जितना तारीफ करे कम है, वो तारीफ कीजिए, वो तो हम उसके हकदार तो हम हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 9 10² थीटा + 9, इसका मान निकालना है। कुछ दिमाग मत लगाइएगा, बोले थे एगो फिगर बना दीजिएगा, और नहीं तो इससे भी अगर नहीं बने ना, दोनों में से 9 ले लीजिएगा कॉमन। 9 क्या ले लीजिएगा कॉमन। जब आप 9 कॉमन लेंगे ना तो यहाँ बचेगा 10² थीटा, 9 निकल गया तो 10, अब प्लस में यहाँ बचेगा 1। और आप बताइए, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि 10 और 1 है तो किसकी कमी है? तो सर सेक की कमी है, sec² थीटा। तो 9 × सेक किसका उल्टा होता है आपको पता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस को उलट दीजिए, सेक हो जाएगा तो 4/3 का स्क्वायर। ठीक, ये 9 × 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 खत्म, 16 आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि ये तो इसका उल्टा होता है ना। आपको तो ट्रिक बताए थे उल्टा पहचानने का भी। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सरलतम रूप, सरलतम माने सरल नहीं होता है, आसान रूप, सबसे छोटा रूप 1 8 8 और 220। इसको कटाते जाइए कटाते जाइए कटाते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि नहीं कटेगा और इसमें से कोई ना कोई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहले तो 100 कभी हो नहीं सकता है। ठीक, 53 पता नहीं, अब इसी में से कोई ना, हमको लग रहा है कि यही होना चाहिए। चलिए एक बार देख भी लेते हैं। ठीक, हम एक काम करते हैं, अगर हम कटाएंगे यहाँ पे, चलो 2 से ही कटाते हैं। 2 से कटाते हैं तो इतना हो जाएगा, ये 2 9 18, 2 चौके 8। ये भी कटाते हैं 2 से, 2 से कटाते हैं 2 5 10, 1 बचा 2 5 10, 55 जिसमें आया होगा पक्का आंसर वही हो जाएगा ये वाला। और ये भी लिख लीजिए, आपका कितना हो जाएगा 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 चौके 47 और 55 नहीं कटेगा, यही इसका सरलतम रूप है 47 और 55। चलिए द्विघात समीकरण पढ़ लेते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण कहते किसको हैं? तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें घात 2 हो उसे द्विघात कहते हैं। अब कह रहा है कि इसके मूलों की प्रवृत्ति बताएं। अब की सर समझ में तो थोड़ा भी नहीं है कि मूल मतलब का, प्रवृत्ति मतलब का, फलाना ढेमकाना दुका दुका दे दिया है। चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए x - x + 7 = 0। ठीक, इसका पहले मूलों की प्रवृत्ति चेक किया जाता है। चेक करने का मतलब क्या? जब भी इसको हम बनाएंगे, जब भी क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे तो x का 2 मान निकलेगा। को मान निकलेगा 2, क्योंकि द्विघात है।
अब मूलों की प्रवृत्ति अगर आप चेक करने आप कहा गया ना, तो आप यहीं से बता सकते हैं कि x का मान दोगो किस में आएगा, प्लस में कि माइनस में। तो सुनिए, अगर x का मान निकाल रहे हैं, x का मान क्या करें निकाल रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी क्या होती है, पहले d का फॉर्मूला d बराबर b² - 4ac। समझिएगा ध्यान से, अगर इस फॉर्मूला में भरते हैं जैसे d, b कौन है, तो b यहाँ पे देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के यहाँ आगे जो भी होगा, यहाँ पहला वाला को a कहते हैं, दूसरा वाला यहाँ जो भी कुछ होगा जैसे 2x² + 5x + 4, ठीक। तो यहाँ के नंबर को a, यहाँ के नंबर को b, यहाँ के नंबर को c। अगर नंबर नहीं है तो कुछ नहीं, तो 1 छिपा है, यहाँ भी क्या छिपा है 1, तो यहाँ b है, तो b यहाँ पे ऐसे दिया है, तो b यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस में लिखा है, तो -1 का स्क्वायर - 4। a यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और c यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 - 7 एकम 7, 7 चौका कितना होता है 28 होता है। अब बताइए 28 में से एक जगह तो माइनस में 27। आज जब भी d का मान माइनस में आए, ये रट लीजिए, d का मान किस में है माइनस में, तो ये जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन ये पहले तो बनेगा नहीं, यानी ये असमान हो, पहले तो ये हो जाएगा आपका अवास्तविक, अवास्तविक, ये क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा, अवास्तविक हो जाएगा। समझ में? तो पहले इसमें अवास्तविक कहाँ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वास्तविक तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें से कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। माइनस में जैसे ही आया माइनस में, तो कोई वास्तविक मूल नहीं। अगर ये प्लस में आता ना, जैसे 2 आ जाता, तो 2 आ जाता, चाहे कुछ भी आ जाता, तो ये इसका होता कि वास्तविक। अब कहिएगा सर वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तविक का मतलब होता है माने ओरिजिनल आंसर आ जाए, कट फट के आंसर कुछ ना कुछ आ जाए। और वह अवास्तविक मतलब कि कल्पना किए काश आंसर आ जाता, आंसर अइबे नहीं करेगा, कभी बनवे नहीं करेगा वो क्वेश्चन, उसी को अवास्तविक कहते हैं। तो ये वाला हो जाएगा, तो माइनस में आते ही वो अवास्तविक हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, देखिए डी का फॉर्मूला, डी को कहते हैं हम लोग विवेचक, विविक्तिकर भी कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विविक्तिकर, विविक्तकर, ठीक है। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए 144 जीरो है, ठीक। इसका 2 का अधिकतम घात निकालना है। पहले 144 को तोड़िए और तोड़ने के बाद पता कीजिए कि 2 कब आ रहा है। तो 144 को डबल जीरो यहाँ 2 से तोड़िए, 2 × 7 = 14, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 0, ठीक। 2 से तोड़िए, 2 × 3 = 6, ये कितना हो जाएगा आपको 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 0। फिर 2 से कटाइए, 2 × 1 = 2, 1 बचा, 2 × 8 = 16, ये हो जाएगा 0। फिर 2 से हो जाएगा 90, ये फिर 2 से हो जाएगा 45। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, जबकि आपको क्या पूछा गया है 2 खाली पूछा गया, 1 2 3 4 5 बार 2 आया, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P और Q दे दिया है, इसका मिलने वाली रेखा मध्य बिंदु निकालना है। क्या कह रहा है? इसको मिलने वाली रेखा का मध्य बिंदु। आपको तो बताए थे कि कभी भी पूरी जिंदगी में कभी बीच वाला निकालना हो, बीच वाला एक ही वो काम किया था। मान लो कि हम लिखे 2 3 4, अगर हम बोले कि इसको बीच वाला 3 है ना, कैसे निकालते हैं? तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, लास्ट वाले या फर्स्ट वाले को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, यानी कि 2 + 4 अब बट्टा में 2, 4 × 2 6, 6/2 कटेगा, तो आखिरकार 3 आया कि नहीं? तो 3 ना बीच में है, यही तो उपाय है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक P है -2, 8, एक बिंदु का नाम है Q, इसका मान दिया है -6, -4, ठीक। कह रहा है इसके बीच में मध्य बिंदु निकालिए। तो आपको बताया था ना, इसका पहला वाला इसके पहले वाले के साथ जोड़िए, अब बट्टा 2 को जोड़े तो 2 से भाग, कमा इसका पहला वाला इसके पहले वाले के साथ जोड़िए, ठीक। 2 को एक ही जैसा सिंबल रहता है तो ब्रैकेट डाल देते हैं, यही सेम क्वेश्चन है। जोड़िए, ये हो जाएगा कितना -2 + -6/2, और ये हो जाएगा 8 + -4/2, 6 और 2 माइनस में 8/2 कटाइएगा तो -4, और ये हो जाएगा आपका 8 में से 4 जाएगा तो 4/2 कटाइएगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक। तो -4 एक आया और एक आया 2, तो -4, 2 कहीं ऑप्शन में दिया है, तो -4, 2 डी नंबर ऑप्शन दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? सब कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो पढ़ाया है वो आ जा रहा है। यहाँ देखिए, अगर यही बोल देता कि 3 गो बिंदु है, एक ये बिंदु हो गया, एक मान लो कि ये बिंदु हो गया, और एक हो गया ये बिंदु, अब कहे इसका कि मध्य बिंदु निकालिए, तो अगर 2 गो था तो पहला वाले के साथ जोड़ करके 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग, इसको दोनों को जोड़े थे तो 2 से भाग। लेकिन अगर बोल दे कि 3 गो बिंदु दे दिया है, ये एक बिंदु यहाँ पे 3, 4 कुछ लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला तीनों का, इसका मध्य बिंदु निकालिए, तो कोई बात नहीं, इसका सबका पहला वाला जोड़िए,
3+3+2, 3 को जोड़ रहे हैं तो आप 3 से भाग देंगे, समझ में। तो वही क्वेश्चन यहाँ भी कह रहा है कि यदि x, y, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। त्रिभुज ABC में पहला को कहते हैं x1 y1, सबको तो पहले तो सबको xy कहते हैं, xy, इसको भी कहते हैं xy। कह रहा है इसका बीच वाला निकालना होगा, क्या निकालना होगा, बीच वाला केंद्रक निकालना। तो क्या करेंगे, आपको बताया ना, सबका पहला वाला। तो भाई 1 नंबर पे है तो 1 नंबर, ये 2 नंबर पे है तो 2 नंबर, ये 3 नंबर पे है तो 3 नंबर, सबका पहला वाला जोड़ते हैं, x1 + x2 + x3 बटा में 3, और y1 + y2 + y3 अब बटा में 3 हो गया। यही फॉर्मूला कहीं दे रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका पता नहीं किधर दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि मैथमेटिक्स का वीडियो आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। और हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि ज्ञापन एक एंट्रेंस एकेडमी एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि वही पढ़ा रहा है जो एग्जाम में आ रहा है, और आपका कमेंट भी बता रहा है कि सर आप लोग किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह से आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आप सबसे पहला कमेंट अपने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी फैमिली के पास कीजिएगा, ताकि देख करके हमें भी लगे कि आपने काफ़ी अच्छा मेहनत किया और ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी आपके लिए बहुत कुछ किया। तो बिना देर के हम लोग अगला सब्जेक्ट देखते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन यहाँ देखना नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट बनाना है ना, तो इसको ऐसा तरीका, ऐसा ट्रिक अपनाएंगे कि डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, पोखरा नगर किस देश में स्थित है। अरे भाई ये पोखरा जो है पता है, आप बताइए कि पोखरा नगर किस देश में है, तो ये नेपाल में। याद है इसको कैसे रख सकते हैं, तो पोखरा, और कोई भी पोखरा में जो नदी वगैरह चाहे कहीं से भी पानी आता है तो ये हिमालय से क्या आता है, हिमालय से थोड़ा थोड़ा रिस के, यानी कि क्या होता है, पसीज करके कह सकते हैं पानी आता है। और सबसे बड़ा हिमालय पर्वत कहाँ पे है, तो नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। ये सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचा जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,550 हो गई है, जिससे नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सागर माथा। और यहाँ पे पोखरा जो है नेपाल का 2 नंबर का सबसे बड़ा मतलब नगर माना जाता है। तो कहिएगा सर, तो नेपाल में सबसे बड़ा जो शहर है जो बहुत डेवलप हो कौन है, तो नेपाल की राजधानी है। किसी भी देश की राजधानी अच्छा शहर होता है, तो नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। कहाँ है नेपाल की राजधानी, काठमांडू। ये याद रखेंगे कि नेपाल की राजधानी काठमांडू, जो बहुत ही घना आबादी, और 2 नंबर का घना आबादी नेपाल में एक और नगर है पोखरा। हाँ, काठमांडू से एक और मेरे को बात याद आ गया कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक, सार्क का मुख्यालय है। सार्क कंट्री जो है ना, सार्क में 8 गो देश आते हैं। अब कि ये होता क्या है सर, तो देखिए सार्क एक समूह है। सार्क के क्या है, समूह है। इसमें 8 देश मिल करके ये बातें रखे हैं कि हम लोग पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार करेगा, किसी प्रकार की परेशानी होगी तो हम 8 देश मिल करके और तब उसका सामना करेंगे। तो ये सार्क, और ये सार्क जो कंट्री है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल में है, नेपाल के काठमांडू में है। याद रखें, नेपाल के काठमांडू में। सार्क में कितने देश आते हैं, तो 8 देश आते हैं। इसको आप याद कैसे रखेंगे ये भी बता दें, तो सार्क लिखिएगा तो क आ रहा है, क थोड़ा थोड़ा 8 की तरह दिखता है, तो सार्क में 8 देश आते हैं। आपको एक सर बता दीजिए कौन कौन, तो कोई बात नहीं, ये इंडिया है ना, तो देखिए मालदीव इधर है, श्रीलंका नहीं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, इधर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 8 को हो जाएगा। 1 2, 1 मिनट कलर चेंज कर ले तब आपको पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, सार्क में 8 को देश हो गए कि नहीं। चलिए नीचे हम इसका कुछ बनाए भी होंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका से दिखता होगा कि सार्क में 8 के 8 आपको कंट्री यहाँ दिख रहा होगा। सार्क में 8 देश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, यानी कि ये हो जाएगा। नीचे यहाँ पे हो जाएगा आपको मालदीव, नीचे यहाँ देखिएगा तो इधर इस साइड यहाँ देखिए मालदीव, श्रीलंका, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा भारत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, भारत। ऊपर आ जाओ, 3 को हुआ। उसके बाद भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर हो जाएगा ये वाला हिस्सा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये पूरा का पूरा 8 कंट्री हैं, ये याद रखेंगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ये भी याद रखेंगे। ये जो 8 देश का समूह बना था, ये 1985 में समूह इसकी स्थापना हुई थी सार्क का, ये याद रखेंगे। अब यहाँ लिख भी दिए एक चीज़, क्या लिख दिए हैं कि काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा नगर है और दूसरा नंबर का सबसे बड़ा नगर पोखरा है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। और जब रूस की क्रांति हुई थी इसके मुख्य नेता लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे। लेकिन इनकी मृत्यु 1921 में या 21 में नहीं, 21 में नई आर्थिक नीति दी है, 1924 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने 1921 में दी है, लेकिन 1917 में यही मेन नेता थे और इन्होंने क्या किया? रूस में क्रांति की थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। यहाँ पूरा का पूरा आपको डेटा लिख दिए हैं, उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। रूस की क्रांति 1917 जिसे बोल्शेविक कहते हैं। कार्ल मार्क्स रूस में बहुत अच्छा योगदान दिए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? ट्रिक याद कीजिए, 5 तारीख 5वां महीना, 5 तारीख 5वां महीना 1818 में इनका जन्म हुआ। और जब ये 18 साल के हुए तो सोचे कितनी पढ़ ओढ़ लें, तो 18 साल के बाद इन्हें 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय गए और वोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। जब वो 18 साल के हुए तो पढ़ लिए, और जब वो 25 साल के हुए ना, तो यहाँ 18 से गिन लीजिए 25 साल, तो अपनी बचपन की प्रेमिका जेनी को जानू बना लिया, यानी जेनी से शादी कर ली। शादी करने के बाद तो खर्च बढ़ जाता है ना, तो उनके दोस्त मिले एक साल के बाद, शादी की कब? 43 में, और 1 साल के बाद 44 में फ्रेडरिक एंगल दोस्त मिले और ये दोनों ने मिलकर के काम किया परिवार को चलाने के लिए और देश को सुधारने के लिए, जिसे हम लोग समाजवादी घोषणा पत्र कहते हैं, जो 4 साल के बाद हुआ। तो दोस्त मिले, उसके 4 साल के बाद समाजवादी घोषणा पत्र तैयार किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ये कि कई बार पूछा गया है। ठीक है, दास कैपिटल की रचना, तो ये तो आप बताइए कार्ल मार्क्स कब? तो 1867 में। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसी रूसी क्रांति में जो जॉर्ज निकोलस था, उन्होंने क्या किया? खूनी रविवार करवा दी। संडे का दिन था, उसी संडे के दिन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी 9 जनवरी 1905 को, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। टैक्सोल नाम का उपयोग कहाँ होता है? तो ये कैंसर की बीमारी में होता है टैक्सोल। अब ये जो टैक्सोल है, ठीक है, ये हिमालयी यौ से निकाला जाता है। ठीक है, चीड़ नाम का जो पौधा है उससे टैक्सोल रसायन निकाला जाता है, जिससे कैंसर का क्या होता है? इलाज होता है। ये पूरा का पूरा यहाँ कुछ डेटा हम लिख दिए हैं, इसको याद रखिए। मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन का उपयोग दर्द के लिए दवा में बनता है। जब कोई आपको मारता है तो दर्द होता है, तब मॉर्फिन दर्द। और ये दर्द का दवा कहाँ से बनता है? तो ये देखिए सोनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। एक पप्पावहर पेड़ है, पप्पावहर। ठीक है, आप बताइए पप्पा हम लोग को दर्द का दवा लाते हैं कि नहीं? तो पप्पावहर सोनीफेरम एक पेड़ है, उसी के द्वारा मॉर्फिन निकाला जाता है, जिससे दर्द का दवा बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा अगर बात करें तो सिनकोना की छाल से, ठीक है, मलेरिया का दवा बनता है। इन्हें क्यूनाइन नामक मलेरिया बुखार की दवा के लिए निर्माण में किया जाता है। और टैक्सोल की बात करें तो कैंसर के दवा में, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए हम बात करें गिलगिट गार, तो गिलगिट सिंधु घाटी में है। गिलगिट किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कुछ है नहीं। हाँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं। जब भी आपसे बोलेगा, समझिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की बात करेगा तो याद है क्या? सहजानंद सरस्वती। याद है क्या? सहजानंद सरस्वती। अभी इसका ट्रिक बताएंगे। लेकिन अगर भारतीय किसान सभा का गठन, तो ये याद रखिएगा 1936 में। लेकिन अगर पूछे कि बिहार के किसान सभा, प्रांतीय किसान बिहार की बात करेगा तो बिहार हो जाएगा 29 में। समझ में आया? लेकिन ये भारतीय किसान सभा पूछा है तो 1936 में हो जाएगा। ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ये पूरा डेटा लिखे हैं। सहजानंद। अब किसान सभा सहजानंद क्यों? आप बताइए, किसान लोगों का फसल बर्बाद होता है तो हर चीज़ सह जाता है कि नहीं? तो सहजानंद किसान के जो भी है कृषि के बारे में बोले हैं, तो उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगर बात करें कि लोकतंत्र में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो भाई ये तो पता है ना, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो बहुमत दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन बात करें तो निम्नलिखित में से पेय फसल कौन है? पीने वाला फसल चाय होता है। चाय खाया नहीं जाता है, पिया जाता है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए? तो यहाँ नेपा नगर में छपाई होता है, नेपा में छापा जाता है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बिहार में अति जल दोहन, ये आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई फसल यहाँ उगा है
और पानी अगर नहीं मिलेगा तो भी खराब हो जाएगा, और ज़्यादा पानी दे दोगे तो भी खराब हो जाएगा। तो कहीं कहीं बिहार में अति जल दोहन यानी ज़्यादा जल को बर्बाद करने से ज़मीन में किसकी कमी हो जाती है, किस तत्व की कमी हो जाती है, तो ये आर्सेनिक की कमी हो जाती है। किसकी? आर्सेनिक। क्योंकि बिहार के लोग एक ही को चीज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा सेना का तैयारी करते हैं। तो बिहार में आर्सेनिक, याद रखिएगा, सेना की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब बताइए दूसरा यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित है। देखिए हुआ यूँ कि ये घटना है मैक्सिको का। कहाँ की घटना है? मैक्सिको का। यहाँ पे जो खिलाड़ी थे, यहाँ पे नस्ल को देख करके और जीत हार डिसीजन हो गया था कि ये काला है, ये गोरा है। तो मैक्सिको में भी भेदभाव हुआ था नस्ल को लेकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता भी दें कि देखिए भारत और पश्चिम बंगाल में अगर ज़्यादा जल बर्बाद होगा तो किस दोहन करने से, देखिए आर्सेनिक, अभी तो बताया था ना आर्सेनिक। और राजस्थान और महाराष्ट्र में अगर ज़्यादा जल का दोहन कीजिएगा तो यहाँ देखिए राजस्थान की बात करें हम तो राजस्थान में यहाँ पे क्या होता है कि राजस्थान और महाराष्ट्र, आप बताइए, महाराष्ट्र वाले और राजस्थान में बड़ा इंग्लिश बोलते हैं, फॉलो मी, ऐसा कहते हैं ना कि फॉलो मी। तो यहाँ फ्लोराइड, ज़्यादा जल को बर्बाद करने से फ्लोराइड की कमी हो जाती है नमी में। और बिहार की बात करें तो यहाँ पे आर्सेनिक की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला हम बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के चद्दरों में के ग्लेशियर के रूप में है, तो ये अंटार्कटिका में है। जब आप वर्ल्ड मैप कभी बनाए होंगे, कौन सा मैप? वर्ल्ड मैप, तो यहाँ पे होगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप इसी में जुड़ा हुआ है, एशिया इस यहाँ पे देखिएगा तो इस तरह से एगो जुड़ा हुआ है देश अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रिया और नीचे भी एक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला एक अंटार्कटिका है, क्या है? जहाँ पे ग्रीनलैंड वगैरह है। ठीक है, आर्कटिक यहाँ पे, इधर है अंटार्कटिक। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पानी वगैरह यहाँ पे रह गया, तो ज़्यादा पानी बर्फ़ जम के इधर ही रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आर्कटिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो यहाँ अर्जुन, चंदन, यहाँ देखिए पर्वतीय वन में अर्जुन वगैरह तो हम लोग के यहाँ पाया जाता है। शीशम, शीशो तो मिल ही जाता है। ठीक है, चेस्टनट हो जाएगा, कौन हो जाएगा? चेस्टनट भाई पर्वतीय इलाका में पाया जाता है। पटना का पुराना नाम क्या है? और ये बाप रे बाप, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा है। ठीक है, एक मिनट, कुसुमपुर भी हो जाएगा और आजिमाबाद भी हो जाएगा, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जनजाति, सबसे ज़्यादा ये जनजाति समझते हो ना, देखना वो सबसे ज़्यादा क्या करता है कि किसी जानवर का खाल पहन लेता है, जितने भी आदिवासी टाइप का होता है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? अफ्रीका में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कर डैश के प्रशासनिक वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट में सतत विकास के बारे में विचार किया था। ठीक है, तो ये विचार किया था, इनमें से इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो कब किया गया था? तो ये देखिए 1997 में, समझिए, नहीं 1997 में ही होगा। ठीक है, वुडलैंड आयोग हुआ था 1997। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेकर के आपको बता दो कि सतत विकास क्या होता है। हमेशा जो विकास होता है, जैसे हमारे शरीर का हमेशा विकास नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का हमेशा विकास नहीं होता है, लेकिन हमारे दिमाग का हमेशा विकास होते रहता है। ठीक है, तो जब हमारे दिमाग का विकास होते रहता है तो इस तरह से इसे सतत विकास कहते हैं। लेकिन देखिए अब ये कह रहे हैं कि सतत विकास के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में प्रशंसा वगैरह किया था। ठीक है, तो हमको जहाँ तक लग रहा है 87 होना चाहिए, 97 तो ये वाला हो गया पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ पे नहीं, यही होगा आपका 87 ही होगा, 87। आप ये याद कर लीजिए कि सतत विकास के बारे में जिक्र किया था वुडलैंड कमीशन 1987। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था 1945 में। शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 39 में, अंत हुआ था कब? 1945 में। अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 में शुरू हुआ और ये 18 में ख़त्म हुआ था, 4 साल तक चला। और ये विश्व युद्ध पूरा का पूरा 6 साल तक चला है। ठीक है, जिसमें बार बार जर्मनी की हार हुई है। अब बात करते हैं थोड़ा सा यूरोपियों की बात करें तो यूरोपीय, आप पता होना चाहिए कि यूरोप के लोग, आपको बताए थे वीडियो में कि यूरोप के लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, तो उनको दिशा का ज्ञान नहीं था। तो दिशा सूचक यंत्र किसने बना करके दिया था? तो ये हो गया था अरबों ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चुनावी प्रतिस्पर्धा से लाभ है, मैंने जब चुनाव लड़िएगा तो आप लड़िएगा तो देखिए आपके पटीदारों एगो खड़ा हो जाता है, फिर वो करो पटीदार खड़ा हो जाता है इलेक्शन में, तो ये आखिरकार इन दोनों में सब में कंपटीशन हो जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है?
हाँ, इससे फ़ायदा ये होता है, ठीक है, कि यहाँ पे जनमत का निर्माण होता है, यानी कि सभी जन मिल करके किसको ज़्यादा मानते हैं, कौन से नेता को, तो जनमत का निर्माण होता है। चाहे कितना भी लोग खड़ा हो, सभी जनता डिसीजन लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं। तो मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब मिली थी? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपको मान्यता मिली थी 1948 में। कब मिला था? 1948, 10 सितंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र से ये क्या मिला था? मान्यता मिला था। अगला यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे बात करें हम अपने अस्तित्व के दौरान, समझिएगा, 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ के सदस्य को वापस ले लिया। बहुत सारे देशों ने क्या राष्ट्र संघ को अपने बोले कि हम राष्ट्र संघ में भाग नहीं लेंगे, लेकिन इनमें से कौन ऐसा देश है जो राष्ट्र संघ से राष्ट्र संघ से कभी अलग नहीं हुआ है? तो भारत कभी भी राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ है। ये आप एकदम दिल दिमाग जहाँ जहाँ बैठाना है एकदम बढ़िया से बैठा लीजिए। आप कहिएगा सर ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसे क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं UNO। समझ में है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब? 1945 में 24 अक्टूबर को हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन आपको बता दें, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। चरक का संबंध किससे है? तो ये भारत के थे और इन्हें आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हमारा अगला सब्जेक्ट है साइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं विज्ञान। तो फाइनली हम तो साइंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक से, बहुत सारे कंसेप्ट को आपके बीच मतलब बहुत सारे वीडियो के माध्यम से, हम हो या मुस्कान मैम हो, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से जो है ना आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट और कंटेक्ट विथ लॉजिक एंड ट्रिक के साथ आपके बीच हम लोग तो रख चुके हैं। अगर उस वीडियो को देख लिया ना तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे फिर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आप साइंस का ऑब्जेक्टिव करने के लिए जा रहे हो, मतलब कोई दिक्कत तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो हम आज के इस एपिसोड में, मतलब आज की इस वीडियो में जो हम साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं ना, ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब आपको मतलब पूरा का पूरा प्रैक्टिस जो है ना पूरे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, पूरा आपको मजबूत बनाने के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चन को आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है। प्लस आगे भी जो आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाए उसी से रिलेटेड आएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देखिएगा, नहीं किया जा सकता है और किया जा सकता है, दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर नहीं पर जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और जा करके हम लोग मिस्टेक करके चले आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो देखिएगा, ये बोला है कि सूचक, तो सबसे पहला बात आपको पता होना चाहिए कि सूचक कहते किसे हैं। तो देखिए, सूचक जो होता है ना वो किसी भी पदार्थ में मौजूद अम्लीयता और क्षारीयता के गुण को स्पष्ट करता है, यानी बताता है कि उसमें किसमें अम्ल है और किसमें क्षार है। तो उसे हम लोग सूचक कहते हैं। तो देखिए, सूचक भी जो होता है ना वो दो प्रकार के होता है। एक होता है प्राकृतिक सूचक और एक होता है मानव निर्मित सूचक। हालांकि यहाँ पर हल्दी हो, चाहे मिथाइल ऑरेंज हो, चाहे फिनोप्थिलीन, ये तीन जो है ना ये मतलब जो है ना ये सूचक है। लेकिन मूली एक मात्र ऐसा माने प्राकृतिक पदार्थ है जो वो सूचक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर नहीं में पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब 1 न्यूटन बल किसी 1 किग्रा द्रव्यमान पर, यानी 1 किलो द्रव्यमान पर किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उस वस्तु में कितना का एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। तो जाहिर सी बात है, जब बराबर बल और किसी बराबर द्रव्यमान पर लगाया जाता है ना तो उतना ही जो है ना एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। तो इसलिए 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है, मतलब कि वो किसका बात हो रहा है, फास्फोरस की बात हो रहा है। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15। क्योंकि सोडियम से आप काउंट कीजिए ना, सोडियम के बाद मैं कह रहा हूँ नियान 10 होता है। तो ये मतलब तुरंत मतलब दिमाग में लाने के लिए कि पता नहीं ये 15 किसका होता है, तो उसको मैं अभी बता दे रहा हूँ प्रैक्टिकली। नियान तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि 10 होता है, और कैल्शियम आपको पता होना चाहिए कि 20 होता है। तो यहाँ पर नियान से काउंट करने की कोशिश की। नियान के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो यहाँ पर पी आ जाएगा, पी 15, यानी कि बोले तो पी का परमाणु संख्या 15 होता है। और इसके मतलब इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसमें बहुत सारे कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखना है, पूछ रहा है कि तत्व वर्ग 15 का है क्या, तत्व की संयोजकता 3 है क्या, तत्व अधातु है क्या, चौथा दिया उपयुक्त सभी। तो हमको तो डाउट हो रहा है,
आपको भी उसी तरीके से डाउट होगा। अब आपको लगेगा कि पता नहीं तत्व वर्ग 15 में आता है कि 16 में आता है कि 5 में आता है कि 6 में आता है। अरे यार, इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है, कम से कम इन 2 पर तो विचार किया जाए। कैसे विचार करेंगे हम लोग? तो पहले हम लोग अष्टक नियम के हिसाब से हम लोग सजाएंगे। 2 8 10 अब 5 15। बाहरी कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन बचे तो वो अधातु है, तो पहले तो सी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 3, तो ये भी सही हो जाएगा। इसलिए जब बी और सी सही हो जाए तो प्रयुक्त सभी आंसर सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 89 किंगडम मोनेरा में शामिल है। किंगडम मोनेरा में शामिल है, तो मैंने आपको बताया था मोनेरा प्रोटिस्टा वगैरह से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बना करके आपके बीच रखा, शायद हो सकता है उस वीडियो को बहुत हल्का में लिए होंगे, लेकिन अभी इसमें प्रीवियस ईयर में भी पूछा है, आगे भी आपसे पूछ सकता है। इसलिए आप सभी वीडियो को देख करके और इस प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इस सारी चीज़ों को समझ करके जाइए। प्रीवियस ईयर से भी कुछ क्वेश्चन उठा रहा है, और जो आजकल मतलब जो 2-3-4 दिन से जो एग्जाम हो रहा है ना, उससे भी रिपीटेड क्वेश्चन उठा रहा है। तो सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम देना है। तो किंगडम मोनेरा के अंदर कौन सा आता है? तो बैक्टीरिया आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, 2 अलग अलग धातुओं से बने गोलों की पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान होगा। देखिए, अगर ये पानी है, अगर इसमें 2 मतलब जो है ना धातुओं से बने गोला को अगर रखेंगे ना, तो समान आयतन उत्पन्न होंगे। समान आयतन, क्योंकि समान, जाहिर सी बात है कि 2 अलग अलग धातु भले हैं, लेकिन उन दोनों को मतलब समान उत्प्लावन बल के साथ अगर उसको रखने की कोशिश करें तो समान आयतन भी क्रिएट होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एलपीजी जिसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो भाई मेरे ये तो याद करना बिल्कुल जरूरी है, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन है ना, तो ये होता है मतलब P बराबर, ठीक है ना, क्या होता है वी आई। अगर विद्युत धारा निकलना I बराबर, तो यहाँ P जो है ना पावर बाई V आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर I विद्युत धारा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, P ऊपर चला जाएगा और V नीचे चला आएगा, ठीक है ना। तो अगर P का मान अगर आप रखते हैं 100 और इसका 250, तो निकल करके कितना आ जाएगा आपका? निकल करके आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, 0.4 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला प्रश्न के साथ देखिएगा ज़रा, ठीक है ना। इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर एस्पिरिट लगाते हैं। एस्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि जानते हैं क्यों? बताइए, क्यों ठंडक महसूस होती है? क्योंकि एस्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, और जब वाष्पीकृत होगा तो ज़रा सोचिए कि घैले के ऊपर अगर कपड़े को रखा जाता है तो वहाँ पर वाष्पीकरण की घटना होती है, तभी तो घैले के अंदर रखे पानी जो है ना ठंडा होता है। तो जब बताइएगा, अगर चमड़े पर एस्पिरिट का यूज़ किया जाएगा तो जब वहाँ पर वाष्पीकरण की घटना होगी तो चमड़ा ठंडा महसूस नहीं करेगा। उसी तरीके से पेट्रोल को हम लोग हाथ पर रखते हैं तो हमारे हाथ और हमारी त्वचा पर ठंडक महसूस क्यों होती है? क्योंकि बड़ा ही तेज़ी से इवेपोरेशन की घटना होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 94 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल लेंस। और आपको पता होना चाहिए कि मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन हमारे ब्रेन और हमारे न्यूरोपैथी और हमारे तंत्रिका कोशिका उसको सीधा करके दिखाने की कोशिश करता है। तो हमारे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है, जरा बताइए तो कमेंट करके फटाफट। तो उत्तल लेंस का, ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णता सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब पूरा दिमाग में बैठा लीजिए, अपने दिमाग में, ब्रेन में बैठा लीजिए। जब भी फर्श और चींटी से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब चूंकि हालांकि बहुत बार ये पूछा भी है, तो देखिएगा पहला वाले को देखिएगा रूट लगाइएगा, ठीक है ना। XYZ कुछ भी मान करके बराबर, यहाँ पर देखिएगा चूंकि विस्थापन की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो या DA मान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट बराबर, मैंने चूंकि पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो D बराबर या XYZ कुछ भी लिख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब 2 वैल्यू दिया रहेगा, उन दोनों का रूट के अंदर स्क्वायर कर दीजिएगा। आपको रूट के अंदर क्या मिलेगा? 8 8 64, देखिएगा 8 8 64 प्लस उसके बाद से क्या था, 6 के 36। अब इसको जोड़िएगा रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा, 100 आएगा कि नहीं? और 100 का रूट कितना होता है बताइए, 10 होता है।
तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, बस यही लॉजिक और यही ट्रिक के साथ जाना, ज़्यादा मैथमेटिक्स वाला दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो आप मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका बेटा उसका बेटा, तो हो गया, कहानी खत्म, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं, बस जो मैंने लॉजिक बताया वही चीज़ करना है। अब आइए यहाँ पर अगला प्रश्न ज़रा देख लीजिएगा। ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, बताइए। क्या आपका दिमाग, क्या आपका हृदय, क्या आपका किडनी, क्या आपका त्वचा? तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा आपका त्वचा। सबसे पहले त्वचा पर ही ना पड़ता है जी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मूलांकुर के अलावा पौधों के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो यहाँ पर अपस्थानिक जड़ कहलाती है, ये साहसी, यानी जो साहसी होता है ना वही जड़ विकसित होने वाली कहलाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि परमाणु की बृहत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। लो, ये तो बहुत ही हलवा सवाल पूछ दिया जी। उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं मेरे बाबू। बाहरी कोश में बचे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है और कितने इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर सकता है, उसकी वो संयोजकता कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1 मीटर स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतांक क्या होगा? तो 1 भाग बराबर, ठीक है ना, 0 क्या हो जाएगा 20, सॉरी 0/20 नहीं हो जाएगा, 2a बटा 20 हो जाएगा। मतलब कभी भी अल्पतांक निकालना होता है ना, तो 1 भाग बराबर कर दीजिएगा, 1 भाग बराबर हो जाएगा 2a बाई, यानी जो दो वैल्यू दिया रहेगा ना, 0 स्केल पर पूछ रहा है, तो 2a बाई 20 कर दीजिएगा, इसका अनुपातांक निकल करके आ जाएगा, अल्पतांक निकल करके आ जाएगा। तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा 0.1 एम्पियर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर ब्रायविलियन हो तो क्या हो, किस तरीके से हो, जरा बताइए। तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा हाइपोटोनिक हो, ठीक है ना। तब 101 नंबर प्रश्न देखिएगा, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है, तो बताइए 101 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा रोग मुक्त प्रजातियां से बचाना है, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिएगा, हम लोग वी आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक, लेकिन प्रोकैरियोटिक जीनोम में के बारे में पूछ रहा है। तो 102, हालांकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड मैंने कंसेप्ट को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है बताइए? हिस्टोन के बिना डीएनए होता है कि आरएनए होता है कि हिस्टोन के साथ डीएनए होता है कि केवल हिस्टोन होता है? तो मुझे लगता क्या है यार, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, हिस्टोन के बिना डीएनए, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिएगा बिना देर किए, 103 नंबर, ठीक है ना, 103 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कहीं पूछेगा, क्योंकि हालांकि मतलब ध्यान रखना है। तो ये पूछ रहा है कि मतलब किस प्रकार का उदाहरण है, तो 103 का सही उत्तर हो जाएगा स्तंभकार उपकला का, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन जो जीवों से प्राप्त हो रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि कोयला, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न, यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न इस साल का माने अंतिम प्रश्न है, फिर उसके बाद से हम लोग अगले साल वाला भी करेंगे। तो देखिए, एड्स एक घातक बीमारी है, और देखिए जितना भी माने मानव जाति के अंदर जितने भी बीमारी लंच हुए हैं ना प्राकृतिक तौर पर, ठीक है ना, लगभग सारे बीमारी को जो है ना मैं एक ट्रिक और लॉजिक के माध्यम से वीडियो में शेयर कर दिया हूं। आप लोग उस वीडियो को देखिए, तभी ना जा करके, चूँकि इससे रिलेटेड 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके कारण होता है? विषाणु, वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब बिना देर किए हम लोग आगे का भी साल का भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला साल का जो प्रश्न है वो ज़रा देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि खदानों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार में हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो आपको लग जाना चाहिए कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये तो सब के सब में टोटल में कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। थोड़ा जूमिंग करके हम स्कैन कर लिए हैं, बट माफ़ी चाहेंगे, थोड़ी सी हमको ही दिक्कत हो रही है आपको बताने में। यहाँ पर देख लीजिएगा 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे बाबू, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओम मीटर। एकदम बिल्कुल याद रख लीजिएगा, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक है ना। तो 87 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब आइए अगला प्रश्न, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है,
थोड़ा सा देख लीजिएगा। कह रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुणा तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुणा हो तो जी का मान, मतलब समझ रहे हैं ना, जी का मान, जी मतलब गर्लफ्रेंड नहीं होता है, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण का नियतांक पूछ रहा है, का मान चंद्रमा पर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा हो, इसका नियतांक बिल्कुल समान होता है, इसलिए जब समान होता है तो बराबर होता है, और बराबर होता है इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पृथ्वी पर इसके मान बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिएगा, आपके बीच रख रहे हैं 89 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ क्या, हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे को तो बहुत आसानी लग रही है। 89 का, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित। सोपानिक फार्मिंग समझते हैं, सोपानिक खेती जो मैंने पहाड़ों से ढलान करके मैंने सीढ़ीनुमा खेती जो की जाती है ना, उसको सोपानिक फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड में होता है। मैंने भारत के किस राज्य में पूछ रहा है तो आपको बताना होगा उत्तराखंड में सोपानिक फार्मिंग होता है। ठीक है ना, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए किंगडम मोनेरा में, देखिए फिर रिपीटेड क्वेश्चन पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मतलब प्रीवियस ईयर से मतलब जो है ना क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा करके आपसे पूछने वाला है। ठीक है ना। तो किंगडम मोनेरा में शामिल है तो बैक्टीरिया। ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। तो 91 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका डायनेमो हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा इसी से ना प्राप्त किया जाएगा। ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 92 नंबर, तत्व मैग्नीशियम। सुनिएगा, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ये पूछ रहा है। देखिएगा तत्व, ठीक है ना। तो तत्व धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उपधातु होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि तत्व मैग्नीशियम। अब आप जानते हैं ना कि ये धातु है कि अधातु है, हालांकि मैंने तो इसको अपने कंसेप्ट वाली वीडियो में बता ही दिया कि किसी भी तत्व को धातु और अधातु और उपधातु के अंतर्गत कैसे हम लोग रख करके पहचानेंगे, किस तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको हम बता दिए हैं अपने वीडियो के माध्यम से। अगर नहीं देखें तो जाकर देखिए। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 12। तो इसको अगर अष्टक नियम के हिसाब से सजाएंगे तो 2 8 10, 10 और 2 12। तो बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो वो धातु हो जाएंगे। ये तो पहले ख़त्म। अब आइए, अब कह रहा है कि सल्फर के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। किसके साथ, सल्फर के साथ। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 16 होता है। हाँ 16 ही होता है। सोडियम के बाद गिन लीजिए, नियान के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो 16 होता है ना जी। आप जिस तरह मैं मेहनत करके मतलब आंसर ढूंढ रहा हूँ ना, उसी तरीके से आप भी मेहनत करके ढूंढिएगा। तो इस 16 को अष्टक नियम के हिसाब से सजाओगे तो 2 8 10 6 16। तो बाहरी कोष में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बचे वो अधातु। अब आप समझ सकते हैं कि मैं वीडियो में बताया हूँ कि जब भी कभी एक तरफ धातु और दूसरी तरफ अधातु हो और दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है ना, तो एक तरफ धातु अधातु मतलब जब एक तरफ धातु हो और दूसरे तरफ अधातु हो और दोनों के साथ अभिक्रिया होते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग आयनिक बंध अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं ना, नहीं समझा आपने, सुनिए। अगर एक तरफ धातु हो मतलब एक तरफ प्लस हो और दूसरे तरफ अधातु, अधातु के ऊपर ऋण आयन होता है ना अधातु, और ये प्लस माइनस जब अभिक्रिया करता है ना, धातु अधातु अभिक्रिया करता है ना, तो इस प्रकार के बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। लेकिन दोनों माइनस हो तो इसको सहसंयोजी बंधन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आयनिक बंध। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ दिया, 93 नंबर। हालांकि मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र पूछता है ना, केमिकल फार्मूला, वो सारे के सारे अपने वीडियो के माध्यम से आपके बीच शेयर कर दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब काइंडली रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को देख करके जाइए, क्योंकि इससे 1 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ दिया है बेचारा, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है ना, CaSO4 ½ H2O। और आपको पता होना चाहिए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ देता तो आप क्या करते हैं, तो इसमें CaSO4 2H2O कर देते हैं। अगर आपसे पूछ देता है कि धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप बोल देते हैं कि Na2CO3 10H2 यानी 10 बाल्टी पानी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, जरा गौर कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो ये बात सर बताए ना जी, आपके जहन में होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, CaSO4 ½ H2O। ठीक है ना। अब चलिए बिना देर के हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 94 नंबर पूछ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त और जाति का प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है। तो 94 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 5 जून को ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए छुई मुई जो शर्माने वाला पौधा होता है, जो जिस तरीके से लड़कियां शर्माती है ना, उसी तरीके से छुई मुई के पौधा भी शर्माते हैं। तो छुई मुई को जैसे छुओगे ना तो बेचारा झुक जाता है, शर्मा जाता है। तो छुई मुई के पौधे के पत्तियों का झुकना किसके कारण होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्गर दबाव के परिवर्तन के कारण होता है। क्योंकि एक टर्जर जो होता है ना, वो एक प्रेशर होता है, ठीक है ना, उसी के कारण उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 96 नंबर प्रश्न, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब कैसा होता है। तो यहाँ पर
96 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा। द्रव घनत्व पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक दिशा में समान रहता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव रखने वाले, ठीक है ना, पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब। तो यहाँ पर बोला है पात्र के पृष्ठीय, ना यहाँ पर देखिएगा, सुनिएगा, ये भी होता है, ये भी होता है। तो ये बोल रहा है कि पात्र के पृष्ठीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन निंजा ट्रिक अपनाना होगा। ये बोल रहा है ना कि द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, और उपयुक्त तो सत्य है, ये भी होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट। पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये बात सही कह रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 97 नंबर प्रश्न क्या बोला, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर दूरी पर जाता है। मान के चलिए ईस्ट वेस्ट कहीं भी जा रहा हो, नो प्रॉब्लम, 100 मीटर दूर जा रहा है और 50 सेकेंड में दूरी तय करते हैं, यानी कि टाइम भी दे दिया है और दूरी भी दे दिया है, तो 50 सेकेंड में। अब सुनिएगा, अब वहाँ से तय करके यू टर्न मारता है और बदल करके 100 मीटर की दूरी वापस चला आता है, यानी 100 मीटर फिर वापस चलाया ना, अब प्लस 50 सेकेंड लगा। तो यहाँ पर तो ये माने दूरी 0 हो गई और बटा समय तो हो गया 100। अगर विस्थापन, अगर इसका वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, विस्थापन बटा समय करते हैं, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन तो 100 किलोमीटर गया, 100 मीटर गया, 100 मीटर वापस आ गया, तो 0 हो गया विस्थापन, ठीक है ना। और प्लस लिया गया समय तो बढ़ गया ना, तो 50 100 सेकेंड हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसका वैल्यू कुछ निकलेगा ही नहीं, इसलिए 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है जी, सुनिएगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये स्पर्म है, ये शुक्राणु नहीं है, शुक्राणु गोल होता है और अंडाणु, सॉरी यार, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया। ये जो है ना स्पर्म है, मैंने स्टार्टिंग में सही बोला, स्पर्म इंग्लिश में थोड़ी सी ज़्यादा निकल जाती है ना, लेकिन हिंदी में भावनाओं में बह जाते हैं। ये है स्पर्म, जिसको कहते हैं शुक्राणु, और एक होता है ओवम, जिसको कहते हैं अंडाणु, वो फीमेल के अंदर पाया जाता है, और ये जो शुक्राणु होता है ना, ये मेल के अंदर पाया जाता है। ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला सिरा, ठीक है ना, इसको अग्रपिंडक कहते हैं, और इसको बीच वाले 2 नंबर को केंद्रक कहते हैं, और ये 3 नंबर वाले को और 4 नंबर वाले को क्या कहते हैं, ये ऑप्शन से ही मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर सुनिएगा, ये अग्रपिंडक मैंने बोला, नाभिक बोला, हाँ, तीसरे नंबर को माइटोकॉन्ड्रिया, और लास्ट वाले को तो पूंछ को ही कहेगा, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्योंकि नाभिक तो पहले आएगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया पहले आएगा नहीं, अग्रपिंडक तो आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया 2 नंबर पर आएगा नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने तो बोला ही था आपसे, ये 2 चीज़ें जब ध्यान में रखिएगा ना तो आंसर पकड़ में आ जाएगा। मैंने आपको चित्र पहले दिखाया, ये चित्र जो है ना, देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये एक स्पर्म है, फीमेल नहीं बल्कि मेल स्पर्म होता है, फीमेल में स्पर्म थोड़ी होता है जी, फीमेल में ओवम होता है। तो ये मेल के अंदर पाया जाने वाला ये शुक्राणु है, जिस शुक्राणु के अग्रभाग अग्रपिंडक कहलाता है और बीच वाला केंद्रक कहलाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये पूंछ हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अग्रपिंडक, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और पूंछ, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए 99 नंबर, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है, जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। क्योंकि आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा विचलित होता है तभी तो प्रकाश को हम लोग जब प्रिज्म से गुजारते हैं ना, हम लोग 10th क्लास में पढ़े भी हैं। तो 99 नंबर का सही उत्तर आप बताइए कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे ज़्यादा रंग अगर कोई विचलित होता है तो वो कौन सा रंग होता है, आप कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनिक अम्ल माने एल्कोहल ग्रुप से पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर 1 कार्बन रहे तो मेथ, 2 कार्बन रहे तो एथ, और 3 कार्बन रहे तो प्रोप, और 4 कार्बन रहे तो ब्यूट। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रोप कह रहा है तो मेथ, एथ, प्रोप, यानी 3 कार्बन की जरूरत है। तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 को कार्बन है, तो ये तो पहले होगा नहीं। यहाँ पर प्रोप में कितने कार्बन चाहिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी 4 को कार्बन चाहिए ना, मेथ, एथ, प्रोप, 3 को कार्बन चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए ये 3 कार्बन है और ये एल्कोहल ग्रुप में है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिएगा, वाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण वस्तुएं होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभी थोड़ा देर पहले यही डिस्कस मैं कर रहा था कि इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोई भी चीज़ को ठंडा किया जाता है। जब भी घैले के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा को रखते हैं और उस कपड़ा पर हम लोग बार बार पानी छिड़कते हैं और पानी बार बार वाष्पित होती है, तो घैले में रखा हुआ पानी ठंडा होने लगता है।
तो यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है, गर्म होती है कि ठंडी होती है कि तापमान बढ़ जाता है कि इनमें कुछ नहीं होता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो 1 से 1 का सही उत्तर हो जाएगा ठंडी होती है, ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, बता दीजिए। तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए, चूँकि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ बताइए 5 जून को डैश 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 कहलाता है, 5 जून को, तो 103 का सही उत्तर हो जाएगा आपका विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है ना। हालांकि अब रिपीटेड क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछ दिया है, ऐसा लग रहा है कि डीएलएड ने इसे गोद ही ले लिया है। चलिए, एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, मैंने कोई एक्स नाम का परमाणु है का उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो 2 8 10 और 7 17, तो ये क्या बोल रहा है, हमको लग रहा है कि ये क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है ना। आप गिन लीजिए नियान 10 होता है ना, तो नियान से सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो 17 नंबर पर कौन आ रहा है, बोलिए 17 नंबर पर क्लोरीन आ रहा है, क्योंकि 2 8 10 7 17 इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। XYZ कोई भी कह देगा, बोलेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है या 2 8 5 है, तो उसका बताइए कि वो कौन सा तत्व है या कौन सा परमाणु है, तो आप बताएंगे उसको, ठीक है ना। तो क्लोरीन इज द राइट आंसर। अब ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मतलब समझिए तो इस साइंस का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपका काफ़ी मतलब जो है ना, मतलब अपने अंदर मतलब काफ़ी अच्छा फीलिंग आ रहा होगा कि मैं कितना क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ और कितना क्वेश्चन को नहीं, तो आपको कितना और मेहनत करके जाना होगा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। 105, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेशन, देख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, हालांकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एक जगह स्थिर होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है, तो 105 का सही उत्तर देख लीजिएगा, केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है, यानी जो उसका न्यूक्लियस होता है ना, वो केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर होता है आपका पूरा का पूरा साइंस का 2 साल का क्वेश्चन पूरा का पूरा विथ कंसेप्ट, विथ लॉजिक एंड ट्रिक के साथ समाप्त। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।